हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हो? बढ़िया। तो हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 2 के जो थियोरेटिकल पॉइंट्स है उसको डिस्कस किया। मतलब हमने वहाँ पे एरर का पॉइंट डिस्कस किया। एडिशन में एरर, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में और कोई वैल्यू के ऊपर पावर हो तो एरर कैसे काम कर सकता है या तो एरर के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हमने देखा। आज हम कुछ क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस जो है वहाँ से हम डिस्कस करेंगे। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा ऐसा है कि अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 के अंदर, उसमें ये जितने भी पोर्शन है उसमें से ये डायमेंशन फार्मूला है या आगे का पैरेलैक्स मेथड है या एरर है, कुछ भी ले लो, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, आपको अब जैसे चैप्टर 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जैसे चैप्टर 4 स्टार्ट करे तो आपको आगे का पोर्शन पता होना चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं? तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसा 1 मार्क का क्वेश्चन छोड़ दिया। 2 मार्क का है तो ऐसा पूछ सकते हैं, डिराइव डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। तो C इक्वल टू Q बाई V होता है, वो शायद आपको ना दे, वो आपको याद होना चाहिए, ऐसा आपसे एक्सपेक्ट किया जाए। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछना हो तो अभी जो हमने बताया था वैसा कि टाइम पीरियड जो है वो 3 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो वो 3 क्वांटिटी के रिलेशंस क्या हो सकते हैं। अब उसी क्वेश्चन का फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूँ और पूछने का एक अलग तरीका मैं ले रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा कि वो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ओके, जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसा सोचे कि कोई पूछता है व्हाट इज फोर्स डायमेंशनल फार्मूला। यस, एनीवन टेल मी फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? M1 L1 T-2। मतलब सिंपल सा आइडिया हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है और उसके हिसाब से m1 l1 t-2। पर वो डायमेंशनल फॉर्मूला आपने मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में कहा, तो आपको ऑफ कोर्स तो इसी के फॉर्म में होता है ना, क्योंकि हाँ वैसी फॉर्मेट में होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर कोई ऐसा पूछे जैसे वो t इक्वल्स टू, आपने लिखा था ना, t इज इक्वल्स टू e p और रो, रेस टू ए, रेस टू बी और रेस टू सी। तो क्वेश्चन वही का वही, पर उसको पूछने का तरीका ऐसा। सपोज इफ आई कंसिडर suppose if I consider energy, pressure and density as a fundamental quantity, then find out the dimensional formula of time period। अब टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला तो टी ही है, पर वो तो किसके ऑर्डर में? एम एल टी के ऑर्डर में। तो करना वही है पर पूछने का तरीका अलग है। एनर्जी को फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं, पर समझो, पी को समझो, रो को समझो, ऐसा मैंने समझ लिया तो मेरे जो डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी के ऑर्डर में आते हैं वो यहाँ इस केस में कैसा आएगा? ई पी रो के फॉर्म में आएगा। अब उसको देखो, हम ऐसा समझने का ट्राई करते हैं कि अगर मान लो मुझे मास का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के ऑर्डर में चाहिए। अब मुझे पता है मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो क्या m1। तो फिर से वहां पे हम ऐसा कहेंगे कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, आई रिपीट, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी जो आपने बताया m1 l1 t-2, तो उसके लिए तो भाई हमने मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल कहा है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ m1 है, वो अपने को पता है, पर वो आपको एफ, ए और टी के फॉर्म में बताना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो आइडिया सिंपल सा, टू गेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वन क्वांटिटी, या तो ऐसा पूछेंगे हाउ दिस क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन दिस 3 क्वांटिटीज, या तो ऐसा पूछेंगे गेट द रिलेशन ऑफ दिस क्वांटिटी विद अदर दिस क्वांटिटीज, या तो ऐसा पूछा जाएगा कि मान लो ऐसी कोई सिचुएशन है तो मास का डायमेंशन एफ ए टी के फॉर्म में निकालो। कोई भी लैंग्वेज हो, पर फंडा उसका जो अप्लाई करना है वो सेम है। क्या अप्लाई करेंगे? तो कि सपोज देयर इज अ पावर ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, पावर सपोज कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या? तो कि डायमेंशनल फॉर्मूला, तो कि फोर्स का तो पता ही है, m1 l1 t-2 रेज टू एक्स।
एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन है, यहाँ से वो पता होना चाहिए। एफ फोर्स है, ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है और एम वो मास है। इतना अपने को ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला L1 t माइनस टू रेस टू वाई ले लिया और T1 रेस टू Z ले लिया। अब यहाँ पे इस साइड का है M1 L0 T0। चलो m रेस टू, तो क्या m रेस टू एक ही बार है, तो वो हो गया m रेस टू x। l रेस टू क्या है, तो क्या l रेस टू है x भी, l रेस टू y भी, और सेम बेस होगा इसलिए पावर ऐड हो जाएगा। टाइम में है -2x -2y एंड प्लस z। तो हम इधर MLT इधर MLT, इसके बाद कौन सा फंडा, तो कि यहाँ पे क्या करना है, तो कि कंपेयरिंग द पावर्स। तो आप लिख सकते हैं ओके, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m, l एंड t। तो m की पावर है x इक्वल्स टू 1। चलो ये रेडी हो गया, x का 1 ही था, सीधा सीधा मिल गया। x प्लस वाई 0 है। अब x 1 है तो y इक्वल टू -x, और उसके हिसाब से y का वैल्यू भी बन गया -1। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब t की पावर क्या है, तो कि -2x -2y प्लस z इक्वल टू 0। x का और y का वैल्यू डाल दो, तो -2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 प्लस z का वैल्यू, और वो हो जाएगा पूरा का पूरा 0। तो चलो z को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दो। -2 इस साइड जाएगा तो +2, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी z क्या हो गया 0। खत्म हो गई बात। ओके, अब जब मैं यहाँ पे रखूंगा ना तो आपको होगा ओहो कितना सिंपल था। देखिएगा मज़ेदार। तो m का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका ये है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो f रेस टू 1, a रेस टू -1 एंड t रेस टू 0। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जैसा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल है देखिए। क्या आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो क्या हाँ, तो मास इक्वल्स टू क्या बनेगा, F बाई ए बनेगा। तो क्या हाँ, देखो तो F ऊपर A नीचे आ जाएगा तो F बाई ए हुआ ना। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी बात ही थी, पर उसको हमने अलग तरीके से पूछा। हमने उसके डायमेंशंस चेक किए और वहाँ से वो XYZ को निकाला। सो दैट गिव्स अ आइडिया हाउ वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द अदर क्वांटिटी। अब यही के यही क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा कह देता हूँ F, V और T, ओके, F, V और T, उसके लिए आप उसका रिलेशन निकालिए। तो उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो चलो ट्राई करिए आप कि फिर से यही क्वेश्चन पूछता हूँ पर थोड़े अलग तरीके से पूछता हूँ। इसी क्वेश्चन को हम ऐसा बता देते हैं, फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड व्हेन इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स, वेलोसिटी एंड मास। Okay, dimensional formula of time period in the case of force, velocity and mass. तो what is the procedure? F का पावर, V का पावर, M का पावर ले लो, सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला लगा दो, MLT के फॉर्मूला बनेंगे और उसकी पावर्स को आप कंपेयर कर दो। बस इतना करने से वो आपको पता चल जाएगा कि उसकी पावर जो है ना वो XYZ या तो ABC आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। तो यस एवरीवन, ट्राई नाउ। देखिए यहाँ पे करना क्या है, तो क्या करना ये है, इसका पावर आप मान लो x, इसका पावर y, इसका पावर z। ओके, तो इसके जैसा हो गया, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, पावर लगाएंगे m रेस टू समथिंग x, y, z ऐसा लिखते जाएंगे। उसके बाद एक साइड भी MLT, दूसरी साइड भी MLT का पावर को कंपेयर करेंगे और XYZ का वैल्यू मिलेगा। अब आपको जो आंसर मिला है वो आंसर सही है या गलत, वो कैसे पता चलेगा? तो उसका मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपने जो किया है वो आपका आंसर सही है या नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके पास था F1 A-1 T रेज़ टू 0। तो देखो व्हाट इज फोर्स यूनिट, तो क्या उसका यूनिट है kg,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके हिसाब से मैं करूँ तो a⁻⁻1 था, यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ f/a। वैसे मुझे तो यहाँ से पता ही है, पर मान लो मुझे नहीं पता है और मुझे चेक करना है, तो एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन यूनिट, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट, किसका यूनिट बचा, तो कि सिर्फ केजी बचा। केजी किसका यूनिट है, तो कि मास का यूनिट है। तो यहाँ पे जो आपको एक्स वाई जेड मिलेगा, आप उसमें वैल्यू डालोगे, तो उसके हिसाब से मान लो कि ऐसा कुछ आया, ध्यान से सुनिएगा, मान लो कि ऐसा कुछ आया, दैट इज समथिंग रैंडमली, हाँ, f⁻² लिया, v⁻⁻1 हुआ, m⁻⁻½ या तो सिर्फ हाफ आया, तो क्या करने का, इसका यूनिट और उसके यूनिट का स्क्वायर करो, इसका यूनिट -1 के साथ है उसको डिनोमिनेटर में रखो, और इसकी पावर को हाफ पावर दे दो। सबको कंबाइन करने से सिर्फ और सिर्फ क्या यूनिट बचना चाहिए, क्योंकि सबको कंबाइन करने से इस साइड का जो यूनिट है ना टाइम पीरियड का, दैट इज अ सेकंड। तो सब कुछ करने से सिर्फ बचना क्या चाहिए, तो कि सिर्फ सेकंड बचना चाहिए। तो अगर उसके हिसाब से आपकी सभी वैल्यू आई है, सो यू कैन से दैट योर आंसर इज राइट। ओके, तो खुद ट्राई करिएगा और खुद चेक करिएगा आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है। जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे दिया है, सो देयर इज नो नीड टू मोर डिस्कशन ऑन दैट। इसका सही आंसर क्या है वो खुद आप चेक करिएगा। ओके, तो देयर इज नो नीड टू आस्क मी। ओके, वैसे ऐसा हो तो आप ग्रुप में इंटरनली डिस्कशन कर सकते हो, आप अपने एक दूसरे जो भी फ्रेंड्स है उसके साथ अपना आंसर उसमें आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए ये जो पोर्शन था डायमेंशन फार्मूला को लेकर वो आपको आना चाहिए, जितने हमने किए हैं इट्स आई थिंक मोर देन इनफ। अब यहाँ से देखते जाइए, ये पहला क्वेश्चन है। अब ये जो पहला क्वेश्चन है वो जनरली ऐसे ही यहाँ पे दिया जा सकता है, बट आई इंसिस्ट कि ये जो क्वेश्चन है उसको हम करें उससे पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर देते हैं जो डायमेंशन फार्मूला या तो एरर को लेकर है। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, उसमें मैंने यहाँ पे बताया है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नए होंगे, कुछ पॉइंट्स को एक्सेप्ट करके जाना है, बट जस्ट मैंने एक प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। जैसे कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए हीट, यहाँ से एक आइडिया दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हीट एनर्जी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, इन शॉर्ट कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा m1L2T-2। लिखा है हीट और एनर्जी सेम रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 स्पेसिफिक हीट, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऐसी क्वांटिटी अभी आप लोगों के लिए नया क्वांटिटी है, आपने उसका कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ा हुआ है, शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो मुझे पता नहीं है, पर अभी फिजिक्स में तो हमने नहीं बताया है, सो दैट्स अ न्यू फॉर यू। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं याद रखना है। आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आप ये जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं उसको याद रखने का ट्राई करिए। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। अब कोई कहता है कि यार ऐसा नहीं याद रहता है, सो यू कैन डू वन थिंग, कैसे याद रखने का, तो कि स्पेसिफिक हीट यहाँ पे H अपॉन M इंटू टी, ऐसा याद रखो, दैट्स बेटर। ताकि हीट पूरा लिखने की बजाय आप सिर्फ उसका क्या करो, सिर्फ उसका सिंबल लिखो, तो कि सिंबल लिखने से आपको जल्दी जल्दी है वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेरी था वो मैं बता दूँ। देखो अभी मैंने ऐसा समझाया कि कैसे चेक करेंगे आपका आंसर सही है या गलत है, तो कि देखो यहाँ पे जो भी पावर आया ना उस पावर के हिसाब से हमने उसके यूनिट्स लगा दिए। जैसे हमने यूनिट्स लगाए तो मास सिर्फ बचा। मास किसका यूनिट था, तो कि मास का यूनिट केजी था। तो देखो फोर्स न्यूटन, न्यूटन का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ कौन, केजी, और केजी किसका यूनिट है, एम का यूनिट है। तो जैसे आप यहाँ पे एक्स वाई जेड निकालेंगे ना, तो उसके हिसाब से उसके फिर से यूनिट वहाँ पे लगाइए, उसकी पावर के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि अगर मान लो ऐसा आया f⁻1 v⁻2
m रेज टू -1। तो इसको कैसे समझेंगे, तो कि f ऊपर, v भी ऊपर और मास नीचे, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये f आ गया। अब वेलोसिटी का स्क्वायर यानी क्या करेंगे, तो कि मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ करेंगे। अब ये मास नीचे आ गया, यानी मास यहाँ पे मैंने ले लिया ताकि m⁻⁻1 था, और मास का यूनिट क्या है, तो कि kg है। kg कैंसिल हुआ, पर इसका तो यूनिट क्या बना, मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर ऐसा बना, जो क्या बनना चाहिए था, तो कि सिर्फ सेकंड बनना चाहिए था। मतलब ये 1, 2 और -1 मेरा आंसर गलत है। अगर कोई कहते एक काम करो ये -2 में कर दूँ तो ये पूरा का पूरा नीचे आ जाता, तो क्या, हाँ पूरा का पूरा नीचे आ जाता, तो क्या क्या कैंसिल होता, तो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1/m बचता, तो भी मेरा आंसर गलत है, ताकि 1/m तो क्या बना, मास रेज़ टू -1 बचा, तो कि वो भी आंसर अपना गलत है। अपने को तो क्या चाहिए, t जैसा चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी पावर आए उसके हिसाब से यूनिट लगा दो। यहाँ f का पावर 1 था तो f के यूनिट में 1 की पावर लगाया। वेलोसिटी रेज़ टू 2 या तो -2 जो भी था, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, उसका कर दो स्क्वायर, और मीटर रेज़ टू m⁻⁻1, तो वो मैंने ले लिया नीचे। तो उसके हिसाब से आइडिया आ सकता है। F फोर्स, V वेलोसिटी और M को मास समझिएगा। तो आप और जो भी बताओ ना, अगर उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैंने कहा हुआ है कि देयर इज़ वीडियो अवेलेबल इन द यूट्यूब ऑन द सेम डे, तो आप उसको रिवाइज करके भी अपना आइडिया है वो लगा सकते हैं। ओके, तो ट्राई करिएगा। ओके, सो देयर इज नो नीड टू गिव मी द राइट आंसर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट इज राइट आंसर एंड व्हाट इज द रॉन्ग आंसर, ताकि मुझे उसके राइट और रॉन्ग आंसर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओके, इट इज़ जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस। ओके, तो सिर्फ आप उसको चेक कर सको कि आपका आंसर सही आया या गलत आया। और वैसे ही इतना कॉमन क्वेश्चन है कि उसका सही आंसर आए तो भी अच्छा है, नहीं आए तो भी दैट्स ओके, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। सो आई इंसिस्ट स्पेसिफिक हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, वो याद रखिए। हीट m1 * T-2, मास m1, और अब यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो k, दैट इज द टेम्परेचर। पर इसको एक दो बार लिखेंगे तो थोड़ा दिमाग में सेट होता जाएगा। स्पेसिफिक हीट का मतलब वो फॉर्मूला जब आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है हीट पर मास इनटू केल्विन, वो उसकी डेफिनेशन है। पर डेफिनेशन अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर। पर उसको थोड़े अलग तरीके से मैं बताऊं तो दैट विल बी बेटर, कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ लेटेंट हीट, शायद ये वर्ड सुना हो या तो आप आगे आने वाले टाइम में केमिस्ट्री में या तो फिजिक्स में सुने। लेटेंट हीट का मतलब है हीट अपॉन द मास। तो हीट क्लियर है m1 * T-2, मास kg वो भी क्लियर है। तो देखो लेटेंट हीट मिल गया, तो क्या, हाँ, तो यहाँ से आप उसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि स्पेसिफिक हीट, यू कैन से स्पेसिफिक हीट दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो, लेटेंट हीट अपॉन टेम्परेचर। कैसे, क्योंकि देखो हीट अपॉन मास डिवाइड बाय टेम्परेचर कर दिया, तो ये आपको इजीली शायद याद रह सकता है। तो यहाँ पे जब ये क्वांटिटी हमने नहीं देखी हुई है तो याद रखने का कोई ना कोई छोटा सा आइडिया है वो लगा लेने का। ओके, एक दो बार रिपीटेशन से शायद पता चल जाएगा। दिस इज फॉर प्रैक्टिस, ये आपकी स्कूल एग्जाम में पूछा जाए ऐसा नहीं होता है। ओके, बट जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, जब हम कोई नई क्वांटिटी देखते हैं तो ट्राई करने का कि हमें उसके डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाने हैं वो याद रहे, ना कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माई क्लियर कट पॉइंट। PV इज इक्वल टू स्मॉल nRT, शायद ये भी देखा हो शायद ना देखा हो। इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। जिसमें R है उसको कहते हैं रियल गैस कांस्टेंट। तो P और V पता है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है। अब जो यहाँ पे नहीं लिखा है वो आपको पता होना चाहिए, या तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो इफ यू वांटेड तो आप उसका स्क्रीनशॉट वो ले लीजिएगा। P का मतलब प्रेशर है। यहाँ इसलिए नहीं दिया जाता है ताकि इट्स कंसिडर कि PV = nRT, तो सबको पता होता है, पर कब हो सकता है अभी और हो सकता है बाद में,
ताकि बाद में तो जब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी देखेंगे यू हैव दैट आइडिया व्हाट इज आइडियल गैस, आपका थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, तो बहुत सिंपल सा लगेगा। आज जितना ये डिफिकल्ट लगता है उतना डिफिकल्ट तब लगता नहीं है। तो पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर गैस कांस्टेंट है, और टी जो है वो टेम्परेचर है। प्रेशर का फॉर्मूला तो क्या हमारे पास है, प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है, याद होगा शायद आप लोगों को, प्रेशर दैट इज ए फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो फोर्स अपॉन एरिया यानी प्रेशर हो गया, इनटू वॉल्यूम यानी ये आ गया, टेम्परेचर आ गया, और एन दैट इज नंबर ऑफ मोल। तो शायद मोल कॉन्सेप्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो फोर्स का, वॉल्यूम का, एरिया का, टेम्परेचर का, और मोल के लिए सिर्फ MOL लिखना होता है। तो ये एक और नया डायमेंशनल फॉर्मूला क्रिएट हो गया। सो दिस इज जस्ट आइडिया कि कैसे कोई नई क्वांटिटी आपके सामने आती जाएगी और कैसे उसके नए डायमेंशनल फॉर्मूला बनते जाएंगे। अभी आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आपको पता होना चाहिए, ताकि ये सब कुछ अभी आपने नहीं पढ़ा होता है, आप अभी मतलब आने वाले टाइम में आप पढ़ते हो। पर जब आने वाले टाइम में भी पढ़ते हो तो वो कैसे क्लिक होगा कि किसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसा बनता है। जैसे कि ये इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इफ़ एनीवन रिक्वायर्ड। अगर आपके पास फिजिकल कॉपी हो तो इसका मतलब पता होना चाहिए कि पी काफ़ी सारी क्वांटिटी होती है, पर यहाँ पे प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ये पता होना चाहिए। ओके, तो देखो जैसे यहाँ पे एक नई क्वांटिटी आती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो यार ये तो हमने कहीं नहीं सुना होता है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की इक्वल टू हीट अपन टेम्परेचर ऐसे कैसे आया, वो हमें कहाँ से पता चला, क्योंकि नहीं पता होता है, आई नो दैट। पर जब आने वाले चैप्टर्स आएंगे कहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज किया जा सकता है, अभी तक वो जब तक ना पता चले तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल्स टू हीट अपन टेम्परेचर ऐसा याद रखो और अपना काम आगे बढ़ाओ। ओके, जैसे कि नेक्स्ट क्वांटिटी पे ऐसा दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल। वैसे इन सब के अलग से बेसिक फॉर्मूला होते हैं, जैसे वेलोसिटी इक्वल्स टू d/t है, F इज इक्वल्स टू ma है, वैसे ही इन सभी के भी अपने अपने फॉर्मूला होते हैं। उसमें से एक का आइडिया मैं दे रहा हूँ ये सिक्स्थ के लिए। कैसा होता है फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है ना, उसका एक फॉर्मूला है Q/T Ka T1 माइनस T2 बाय L ऐसा। अब ये कैसा फॉर्मूला है, तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको भी यहाँ पे कंपेयर करवा दूंगा। हीट Q का जो सिंबल है उसको हीट कहते हैं, T फॉर टाइम कहते हैं, K कहेंगे ताकि K यहाँ पे हमारा मेन दुल्हा है, ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K। A जो है वो एरिया है, T1 माइनस T2 तो हमने समझा था कि टेम्परेचर में से टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट करो तो कोई बताएगा क्या बचेगा, टेम्परेचर 1 ही डिग्री आएगी सर। अब समझे, तो यहाँ पे टेम्परेचर का यूनिट आएगा और L फॉर लेंथ है। ओके, अब देखिएगा, हाँ K को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ, K को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाते जाओ तो क्या ऐसा बनेगा, हीट इनटू लेंथ है, हीट इनटू लेंथ या तो हीट इनटू डिस्टेंस, टाइम तो क्या नीचे है, टाइम तो क्या ये रहा, एरिया और टेम्परेचर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो क्या एरिया भी आ गया और टेम्परेचर भी आ गया। ओके, पर ये फॉर्मूला तो हमें नहीं पता है, तो भाई मैं कब से वही तो कह रहा हूँ, पर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है तो किसी को लगे हाय हाय ये कहाँ से आया। सो रिलैक्स, जैसे आगे भी मैंने ढेर सारे डायमेंशन फॉर्मूला दिए हैं तो आपको लर्न नहीं करने हैं, बट ट्राई करना है ऐसे कोई फॉर्मूला को याद रखने का। तो ऐसा एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। मान लो मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया, when you have a one conductor and if we pass a heat through that conductor, तो heat Q by T is equals to Ka T1 minus T2 by L, उसके हिसाब से वो वायर हीट कंडक्ट करेगा, उसमें Q हीट है, T टाइम है, कैपिटल A एरिया है, T1 T2 टेम्परेचर है, L उसका लेंथ है,
और K थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, तो बताइए थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग को जोर देंगे, तो पूरे इक्वेशन में उसने बता दिया कि किस क्वांटिटी को क्या लेना है। उसने ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो भी दे दिया। हर एक क्वांटिटी के क्या क्या मतलब है, तो कि वो मैंने यहाँ पे जो लिखा ना, उसने पूरा क्वेश्चन मस्त फॉर्मेट दे दिया कि भाई क्यू हीट है, तो कि हीट यानी एनर्जी, स्मॉल टी टाइम है वो अपने को पता है, ए एरिया है वो भी पता है, T1 माइनस T2 भले ही लिखा हो पर यूनिट तो सिर्फ टेम्परेचर का आता है वो भी पता है, L लेंथ है यानी डिस्टेंस वो भी पता चल गया। तो सिर्फ करना क्या हुआ, तो कि बेसिक मैथ्स जो 5th-6th स्टैंडर्ड में करते थे कि मेक एज अ सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन, वो अगर आता है तो आपको उसका आंसर मिल सकता है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया कैसे कोई छोटी छोटी बातें काम करती है। वैसे ही ये भी मैं बता चुका हूँ, पर वो जब डायमेंशन फॉर्मूला करते थे तब ये मैंने आपको ये ट्रेनिंग दिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है? कोई कहेगा हाँ, कोई कहेगा ना, मतलब आधा सही है आधा गलत है। अब पढ़ लिया है उसका मतलब क्या है, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला बताया था तब मैंने लिखवाया था, तो आप कहोगे हाँ वो पता है। पढ़ लिए का मतलब क्या था कि डू यू नो दैट, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। शायद कहोगे हाँ, शायद कहोगे ना। सर वो चैप्टर 1 में नहीं आपने बताया था वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, हाँ वो मैंने बताया था, पर एग्जैक्टली आपने इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे होता है वो पढ़ा, लेकिन नहीं वो नहीं पढ़ा। तो मतलब क्या, क्योंकि एक बार देखा हुआ है आपने ये फॉर्मूला, इसको एग्जैक्टली पढ़ा हुआ नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पे ये फोर्स कैसे आता है वो आपको नहीं पता है, बस आता है वो पता है। तो इसमें से एफ फोर्स पता है, 4 पाई कांस्टेंट है उसका कुछ नहीं होता है। ये एप्सिलॉन नॉट जैसा है वो एक नई क्वांटिटी है, उसका क्या नाम है वो हम भूल जाते हैं, पर Q1 Q2 चार्जेस है वो अपने को पता है, आर डिस्टेंस है वो अपने को पता है। तो इन सब में से अननोन एप्सिलॉन नॉट है और उसका नाम है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अगर मैं ये फॉर्मूला देकर कहूँ फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो वो आपको आना चाहिए। कैसे, तो कि बस कुछ नहीं करना है, एप्सिलॉन ऊपर जाएगा वो एफ नीचे आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसा कि हमें कोई फॉर्मूला दिया जाए, वैसे कोई कभी आपको 11th लेवल पे ऐसा नहीं पूछेगा कि फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विदाउट फॉर्मूला, आपको ऐसा बस डायरेक्ट पूछ लिया। हाँ, ऐसा सोचने से अपने को डर मजा आता है कि हाँ ऐसा पूछा तो क्या करेंगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी कुछ नहीं आता है तो अफसोस किया करो कि यार ये मुझे नहीं आया, और जब आए तो खुश हो लिया करो कि यस मुझे आया। पर अब जैसे स्टूडेंट्स 11th में पढ़ते हैं ना, तो उसका ये जो बिहेवियर है ना वो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जब पेपर डिफिकल्ट हो और कुछ ना आए तो दे फिर आज के पेपर में कुछ नहीं आया, तो मजे की क्या बात। और अगर मान लो पेपर इजी था, बोगस यार बद्दू आवड़ियो, अरे अगर सब आता है तो खुश हो लिया करो, और नहीं आता है तो थोड़ा अफसोस कर लिया करो। तो उससे क्या पता चलेगा कि जो आए उसमें हम इंजॉय कर सकते हैं, और जो ना आए उसमें पता कर सकते हैं कि इसमें फोकस करना है कि नहीं करना है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मैंने आपके सामने ये फॉर्मूला ना रखा हो, ना तो ये मैंने बताया हो, और फिर से मैं आपको एक्सपेक्ट करूं कि आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, तो कोई बेवकूफ़ी होता है जो परफेक्ट रट्टू मार हो, उसने शायद रट्टा मारा हो, जिसको ये सभी 76 जैसे डायमेंशन फॉर्मूला याद हो, पर वो जब भी लॉन्ग टाइम की बात करेंगे तो लॉन्ग टाइम में याद नहीं रहता है। तो ऐसा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यहाँ पे बताया जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए हीट, तो जूल दैट इज व्हाट, तो कि यहाँ पे वर्क और हीट का रेशियो ले लिया, तो वर्क कहो या हीट कहो दोनों एक ही बनते हैं, तो दैट्स बिकम्स डायमेंशनलेस। वैसे 1 लिखो तो भी चलता है, M0 L0 T0 लिखो वो भी चलता है। तो कोई भी डायमेंशंस कैसे बनता है, वैसे ये कुछ कुछ ऐसे है जो कोई कोई स्कूल के टीचर्स को मजा आता है स्टूडेंट को परेशान करने में, उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस के फॉर्म में दिया है कि भाई ट्राई करिएगा कि ऐसे भी कुछ कुछ थोड़े मेंटली बीमार टीचर्स होते हैं
जो स्टूडेंट को बिना इंफॉर्मेशन के ऐसे डायमेंशन पूछने में उन लोगों को मजा आता है। ओके, जैसे जैसे आप लोग टेस्ट देते जाएंगे ना, आपको भी आइडिया आता जाएगा कि यार ये कुछ गड़बड़ वाले टीचर है। ओके, कि यार ये ऐसा बताया नहीं है फिर भी क्यों पूछ रहे हैं, थोड़ा सा कॉमन लॉजिक यूज करेगा, पता चलता जाएगा। देखिए उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया था, डायमेंशंस ऑफ चार्ज, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना, टेकिंग द वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। तो देखो यहाँ पे तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल था इसलिए, पर अगर मैं इसको हमारे वाले तरीके से तो देखो, velocity, time and force as fundamental quantity and dimensions of mass। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझने का ट्राई करेगा, किसका डायमेंशन फाइंड करना है, तो क्या मास का, किसके रिलेशन में, तो क्या वेलोसिटी, टाइम और फोर्स के टर्म में, तो v रेज टू x, t रेज टू y, f रेज टू z। आई होप समझ में आता होगा। मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें t इधर और मास इधर लिया हुआ था। ओके, वैसे ये सभी रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका कोई ऐसा परफेक्ट लॉजिक नहीं होता है, बिकॉज इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। तो चलो अब हम इसके हिसाब से करते हैं, ताकि ये तरीका हो सकता है थोड़ा लंबा हो, पर ऐसे कोई भी क्वेश्चन में ये पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वो तो फोर्स ऐसा एक क्वांटिटी था जिसमें हम ऐसा कुछ सोच सकते थे, इसलिए इतना इजीली पता चल गया। पर मान लो ऐसा कोई अलग क्वांटिटी हो जिसमें ऐसा कोई बेसिक फॉर्मूला अपने को ना पता हो, तो कैसे करने का? तो ये जो है वो एक जनरलाइज तरीका है। मास का डायमेंशन फॉर्मूला चलो मैं लिख रहा हूँ, इफ यू वांट इट तो आप भी मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, अदरवाइज बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेलोसिटी L1 t - 1 रेज टू x, T1 रेज टू y, और M1 L1 t - 2 रेज टू z। तो चलो यहाँ पे है M1 L0 T0, के 1 हो गया, कांस्टेंट है। अब इसमें से मास इधर है और मास की पावर 1 और इधर है z, तो मैं लिख देता हूँ m रेज टू z। ठीक है, l इधर भी है और इधर भी है, l रेज टू है x, इधर आएगा l रेज टू 1 और इंटू z, तो x प्लस z। t तीनों में है, तो t है -x, इधर है +y और -2z, यानी यहाँ पे आएगा -2z। तो अब आइडिया क्लियर, MLT इधर भी है, MLT इधर भी है, यानी कंपेयरिंग द पावर्स। तो वो लाइन में नहीं लिख रहा हूँ कंपेयरिंग द पावर, सीधा कंपेयर कर देता हूँ, आपका काम आसान कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहला वैल्यू m को कंपेयर कर दिया, z इक्वल्स टू 1। चलो पहला आइडिया क्लियर, x प्लस z 0 है, यानी x इक्वल टू -z, तो x इक्वल टू -1। चलो दूसरा भी क्लियर, और -x प्लस वाई -2z वो भी 0 है, तो -x प्लस वाई -2z इज इक्वल टू 0 है। अब मेरे पास y का वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो y का वैल्यू नहीं है उसको एज इट इज रखते हैं, 2z इधर जाएगा, तो 2z प्लस हो गया, प्लस x हो गया, z का वैल्यू और x का वैल्यू डाल दो, z का वैल्यू तो 1 है इसलिए सिर्फ 2 रहा, x का वैल्यू -1, तो आंसर क्या आया 1। तो x -1, y1 और z1। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा आंसर सही है या गलत। तो देखो, ओके, ये पूरा का पूरा ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, m⁻², यानी m का डायमेंशन फॉर्मूला, सबसे पहली वैल्यू v है, चलो v की पावर x है, x का वैल्यू -1 है, v रेज टू -1, t रेज टू तो क्या y है और y का वैल्यू 1 है, f रेज टू z और f रेज टू z, z का वैल्यू 1 है। तो क्या बना, v रेज टू -1, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे f1 t1 v रेज टू -1, यहाँ पे v -1 पहले लिखो, पर बात तो एक ही बनती है। हाउ कैन आई चेक दैट इट्स राइट और रॉन्ग? तो कि भाई मैंने ऐसा कहा, t ऊपर, f नीचे, वेलोसिटी नीचे, t का यूनिट सेकंड, फोर्स का kg,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, तो कि 1 सेकंड यहाँ से और 1 सेकंड यहाँ से, मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड, तो बचा कौन, सिर्फ केजी बचा। केजी किसका यूनिट है, तो कि मास का यूनिट है, कंफर्म हो गया। तो क्या ये जो तरीका लग सकता है किसी को कि ले आ तो 3 लाइन में पूરું થઈ ગયું, तो ये फिजिक्स है, ये सोशल स्टडी नहीं है। सो डोंट कंपेयर दिस सब्जेक्ट विद द सोशल स्टडी। वैसे काफी बार स्टूडेंट का माइंडसेट कैसा होता है, दिस क्वेश्चन आंसर इज 1 मार्कर, दिस क्वेश्चन आंसर इज 2 मार्कर, दिस क्वेश्चन आंसर इज a 3 मार्कर, दिस क्वेश्चन आंसर इज 4 मार्कर। ये फिजिक्स है, इसमें ऐसे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते हैं। ओके, यहाँ पे मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से डिसाइड होता है। और ये मैंने जो तरीका बताया वो तो यहाँ पे एग्जाम्पल सिंपल था, फोर्स का फॉर्मूला आपके लिए नोन था, इसलिए ये इतने शॉर्ट में हो गया। पर अगर मैं ऐसा ही कोई उटपटांग क्वेश्चन फॉर्म कर दूं और ऐसा बता दूं रिलेशन ऑफ वन विद द अदर, तो आपको यही तरीका अपनाना चाहिए। सो एवरीवन प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप ये 6 क्वेश्चन को इसी तरीके से लिखिए। ओके, तो देखिए अब वही चीज आपको यहाँ पे भी काम में आएगी। इफ द डेंसिटी, वैसे इसको पी मत समझिए, इसको रो जैसा समझिए, इसको आप ऐसा हो तो ये रो जैसा आप बना दीजिएगा, ठीक है। इफ डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन जी एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। ओके, ये v जैसा सिंबल है, उसको आप फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, वैसे फ्रीक्वेंसी का सिंबल आप स्मॉल f भी रख सकते हैं। आर द बेसिक क्वांटिटी एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो चलो अब देखिए फोर्स का कौन से फॉर्मूला में डेंसिटी जी और ये फ्रीक्वेंसी घुसाने जाओगे। सो हियर दिस मैथड विल हेल्प अस। कर दिया वही, यहाँ पे डेंसिटी का डायमेंशन, जी का डायमेंशन और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन ले लिया और लिख दिया सॉल्विंग फॉर एमएलटी इन टर्म्स ऑफ रो जीवी एंड वी गेट। अब ये एक लाइन है ना, वो अपने लिए बहुत बड़ी लाइन हो जाती है, पर ऐसा ही हम तो लिखते हैं, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है। ओके, आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। यस यस सर। ओके, अब देखिए ये जो 7th क्वेश्चन है ना, उसके लिए मैं बता देता हूँ। वैसे यहाँ पे ये जो एक लाइन है ना, वो एक लाइन अपने लिए बहुत बड़ी बन जाती है, तो उस एक लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो कि आपको आपका दिमाग लगाना पड़ता है कि डायमेंशंस किसका लेना है, तो कि फोर्स का। कौन कौन सी क्वांटिटी के टर्म में, तो कि प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, जी एंड फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ। पर यहाँ पे भी एफ आता है, इसलिए यहाँ पे एफ की बजाय यहाँ पे न्यू लिया, रो रेस टू ए, जी रेस टू बी और न्यू रेस टू सी। ये सेम तरीका, ये बेसिक फॉर्मूला बना। अब आपके पास फोर्स का डायमेंशन है, डेंसिटी का डायमेंशन है, जी एक्सेलरेशन का डायमेंशन है और फ्रीक्वेंसी उसका भी डायमेंशन है। तो आप इस ये एक फॉर्मूला है ना, आप ऐसा करिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आपके पास फिजिकल कॉपी हो तो 7th में बाजू में ऐसा एक फॉर्मेट लिख लीजिए। इसके बाद ये बाकी का पोर्शन है, उसको होमवर्क में आप ट्राई करिएगा कि कैसे हम उसका ABC निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे बताया है ABC क्या आएगा, ताकि रो की पावर A है तो रो का पावर यहाँ पे 1 मिला, G का पावर B है यहाँ पे 3 मिला और फ्रीक्वेंसी का पावर C है जो यहाँ पे -6 मिला। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वो वैल्यू डालने से उसने कंफर्म भी किया है कि कैसे M1L2 T-2 आता है। ओके, तो इसको ट्राई करिएगा, ताकि इतनी प्रैक्टिस के बाद ये आपसे होता ही है, होगा ही, अगर आप छोटे से बेसिक से मैथ्स पॉइंट का ध्यान रखोगे तो। अगर वो छोटे बेसिक पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखोगे तो शायद वो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। आई होप ये आपके लिए क्लियर हुआ होगा। ओके, चलो तो ये लिख लीजिएगा, या तो नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा कि भाई ये 7th क्वेश्चन में मैं ऐसे करूंगा और ABC को सॉल्व करूंगा, ताकि यहाँ पे तो सिंपल एक लाइन बताइए है। ओके, प्रैक्टिस करने का। चलो, आफ्टर दिस नंबर 8, सेम प्रैक्टिस। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर P आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे वो MLT फंडामेंटल कितने, यहाँ पे ये 3 फिर से, और डायमेंशंस ऑफ लेंथ
वैसे आपको पता ही है लेंथ का डायमेंशन L1, पर इसके लिए भी अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो कोई बोलेगा चलो इसके लिए क्या पहला स्टेटमेंट लिखना चाहिए, तो क्या पहली लाइन लिखनी चाहिए, डायमेंशंस ऑफ लेंथ फाइंड करना है किसके टर्म में, सी, जी और पी के टर्म में, तो कैसे लिखना चाहिए? L proportional to C, G and P raised to A B C. तो उसमें ए बी सी कंफ्यूज करेगा आई थिंक, ताकि इधर भी सी है तो राइट The एक्स, X Y Z. हाँ ओके। वैसे अगर आप क्लियर हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो शायद हो सकता है यहाँ पे भी सी आएगा वहाँ पे भी सी आएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सी का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, दैट्स वेलोसिटी, जी एक्सेलरेशन, पी प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l-1 t-2 ना पता हो तो डिराइव करना आना चाहिए फोर्स अपॉन एरिया से, और वो बन जाएगा m1 l-1 t-2। फिर से एक्स वाई जेड निकाल लो और इसके साथ कंपेयर करो तो आपको इसी के जैसा आंसर है वो डेफिनेटली मिल सकता है। ओके, बट ट्राई करना वो आपका काम है, ट्राई करना चाहिए आप लोगों को। आई होप इट्स क्लियर। तो ये भी लिखना हो तो लिख दो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट कि भाई 8 क्वेश्चन में ऐसा करो और फिर से एक्स वाई जेड को ट्राई करके फाइंड करके आप लगा दो वहां पे। क्लियर एवरीवन? ओके, आई होप सबको क्लियरली पता चल रहा होगा। ओके, आफ्टर दैट अब जो ये 9th क्वेश्चन है उस 9th क्वेश्चन में क्या करना है, वैसे ये कर चुके हैं पर ये ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए वैसा। CGS टू MKS, MKS टू CGS का फंडा हमारा क्लियर है। 1 न्यूटन कितना डाइन बनता है, 1 सेंटीमीटर कितना मीटर बनता है, 1 किलोग्राम कितना ग्राम बनाता है, अपने को सब क्लियर है। अब यहाँ पे जूल और अर्ग, न्यूटन और डाइन वैसा रिलेशन नहीं है, यहाँ पे रिलेशन थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। जैसे यहाँ पे द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, यस एनीवन टेल मी ये कैपिटल जी कौन है? Gravitation constant. हाँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके लिए ये फोर्स का फॉर्मूला था, जब भी उसके लिए भी हम ज्यादा यूज टू नहीं है, फिर भी आप कह सकते हो कि हाँ देखा है, पढ़ा है ऐसा नहीं कह सकते। तो इफ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि पढ़ा है किसको कह सकते हैं और देखा है किसको कह सकते हैं। पढ़ा है मतलब आपके कॉन्सेप्ट उसको लेकर क्लियर है कि ये कैसे बनता है, और देखा है मतलब हाँ पता है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें जो जी आता है उस जी का वैल्यू है 6.67 10⁻⁻8। अब देखो इस जी को मैं सब्जेक्ट बनाता ना तो F r² आता, F न्यूटन, r² मीटर स्क्वायर और m1 kg², ये उसका MKS यूनिट है। पर ये 10⁻⁸ नहीं होता है, वहाँ 10⁻11 होता है। पर ये जो क्वेश्चन है ना उसमें क्या किया है तो कि उसमें वहाँ पे 10⁻8 दिया है, इसलिए यहाँ पे यूनिट MKS की बजाय CGS में लिखा है, यानी डाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम स्क्वायर ऐसा लिखा है। अब क्या करना है आपको तो कि अब ये जो डाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम स्क्वायर है ना उसको आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg² में कन्वर्ट करना है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या है भाई ये क्या है? कौन था वो? चल तो देखो यहाँ पे एक बेसिक सा फंडा है, हमें पता है कैसे MKS को CGS में और CGS को MKS में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मुझे CGS को MKS में कन्वर्ट करना है तो पहले ये ग्राम कितना किलोग्राम, मीटर, ओके, और सेकंड, तो मीटर सेंटीमीटर के और सेकंड्स के क्या रिलेशन है वो अपने को पता है। ये जिस सिस्टम के अंदर फाइंड करना हो, M1 यानी m1 l1 t1, यानी ये जो यहाँ पे लिया गया है ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड। तो किलोग्राम में कितने ग्राम तो के 1000,
मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो क्या 100, और सेकंड का तो कोई टेंशन नहीं लेना है। पर ये 1, 3 और -2 कहाँ से आया, तो कि भाई वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला था, m-1 L3 T-2। तो यहाँ इसके लिए आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आना चाहिए। पर इस क्वेश्चन में आपको ट्राई किया कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला ना आता हो तो कैसे डिराइव किया जाता है वो भी बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इतना हमारा पॉइंट क्लियर हो जाए तो आपका काम आसान है। किस में कन्वर्ट करना है, तो क्या हमें कन्वर्ट करना है MKS में, यानी किलोग्राम, मीटर और सेकंड। तो सेकंड का टेंशन नहीं लेना है, ग्राम टू किलोग्राम और मीटर, सेंटीमीटर टू मीटर। ओके, तो करेंगे क्या, तो क्या देखो ये 6.67 10⁻⁸ एज इट इज था, ऊपर है ये 1 1 1 दिखे ना, तो फॉर योर रेफरेंस मैं लिख देता हूँ ग्राम ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड एज इट इज। अब जैसे ये वैल्यू बताई तो इसको मैं यहाँ पे साइड में इसको जनरलाइज वे में बताता हूँ, शायद हो सकता है वो आपको ना पता चले। तो 1/1000 क्या मैं उसको 10⁻³ कह सकता हूँ, और उसकी पावर -1 है। 1/100 उसको 10⁻² कह सकता हूँ जिसकी पावर 3 है, और 1 1 उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो उसकी तो पावर 1⁻², तो दैट रिमेन्स एज इट इज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो -3 इंटू -1, तो -3 इंटू -1 बनता है 10⁻3। सो आई टेक दिस वैल्यू एज इट इज 6.67 10⁻⁻8, ये बन गया 10⁻+3। -2 इंटू 3 10⁻⁻6 बनेगा, और इसका तो कुछ नहीं बनेगा, दैट रिमेन्स एज इट इज। तो देखो 10⁻+3 10⁻⁻6, इसको कंबाइंड करो तो क्या बनेगा, तो क्या कंबाइंड करो तो बनता है 10⁻3। 10⁻3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया 10⁻11। यानी एग्जैक्टली ये क्या किया, तो कि ये एग्जैक्टली मैंने ये किया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, मैंने डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर को न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट किया। ओके, ऐसा हो तो फिर से आप इसको देखिए और समझने का ट्राई करिए, ये डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि अगर आपको डायरेक्ट याद हो, पर वो जनरली पूछते हैं तो वो वैलिड नहीं, अगर वो MCQ है तो बात अलग है। जैसे कि अगर मुझे डायरेक्टली पता है कि डाइन और न्यूटन का रिलेशन, तो कि डाइन इक्वल्स टू 10⁻⁵, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, तो कि दैट इज 10⁻⁴, और नीचे आता है ग्राम टू किलोग्राम, तो कि 10⁻³ और -3 का भी -3 इंटू 2 दैट इज 10⁻⁶। अब इसको कंबाइंड करो तो 5 और 5 एंड 4 -9, नीचे है 6, बचा कितना 10⁻⁻3, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 10⁻11। पर ये ओरल हुआ, ये एक जनरलाइज आइडिया हुआ, ऐसा MCQ में पूछे तो काम चल सकता है, पर अगर ये 2 मार्क का ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको ये मेथड जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। एंड एवरीवेयर इट इज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो मेथड, चाहे गुजरात बोर्ड हो चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, अगर डिस्क्रिप्टिव वाला एग्जाम है तो मेथड मैटर्स। ओके, इट इज नॉट लाइक दैट कि वो बहुत ही कॉमन सी बात है। ओके, हाँ MCQ है तो वहाँ मेथड दिखानी नहीं होती है, इसलिए आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर देते हो। ओके, तो ये आपको सही तरीके से समझ में आना चाहिए। चलो, तो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर है वो यहाँ तक रखते हैं। पहले मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ क्या करना है। आज का जितना क्लास वर्क है, ओके, तो आज के क्लास में आपने जितना पढ़ा, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली वो वीडियो से ही आइडिया आ सकता है कि आज के लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा। तो वैसे मैं बता दूँ हमने क्या क्या पढ़ा, 9th 8th 7th 6th 5 4 यहाँ सकते क्वेश्चंस पढ़े, और यहाँ पे आई थिंक मुझे एक एरर है वो दिख रहा है, 1 2 के बाद सीधा 4 आ गया, 1 2 का 4 हो गया, 3 क्वेश्चन है वो गायब हो चुका है, सो दैट्स गुड फॉर यू।
चलो एक क्वेश्चन वहाँ पे कम हो गया। तो 4 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन, ओके, वो आप 2 बार लिखेंगे। और जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ऐसे ट्राई किए थे, ओके, जिसके आपने स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे, तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसको भी आप एक बार लिखेंगे। तो इससे आपका थोड़ा प्रैक्टिस जो है वो बनेगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमने लिखा और ये दूसरे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया। ये जो है वो सब आप एक बार लिखेंगे। बाकी वो पहले वाला जो था नोट्स में से क्वेश्चन था, वो नोट्स का क्वेश्चन है वो आप 2 बार लिखेंगे। ओके, आई होप क्लियरली आपने सुना होगा। ओके, तो ऐसा मैं कह देता हूँ, होमवर्क के लिए पार्ट 2 है, उसमें से क्वेश्चन 4 to 9 2 बार लिखेंगे। ओके, बाकी जो है वो आप क्लास वर्क जो नोट्स आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो आप एक बार लिखेंगे। आई होप इट्स क्लियर। ओके, आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है।